डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री रहे बल्कि वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। जब देश 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में हो गया है। उन्होंने पीएम के रूप में देश में फाइनेंशियल सुधार के लिए कई बड़े काम किए हैं और 1991 के फाइनेंशियल क्राइसिस में उनकी पॉलिसी और सुधार ने अहम रोल निभाया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री रहे बल्कि वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। जब देश 90 के दशक में बड़े आर्थिक संकट में था, तब वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे इंडियन इकोनॉमी की तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। आर्थिक उदारीकरण में उनका खास योगदान रहा है। तो आइए जानते हैं उनकी ऐसे ही बड़े डिसीजन जिनके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 2005 में लागू यह मनरेगा योजना रूरल एरिया में जॉब की गारंटी प्रोवाइड करने के लिए शुरू की गई। इसका मतलब रूरल फैमिली को हर साल 100 दिनों का काम मुहैया कराना था। इससे रूरल गरीबों की इनकम में सुधार हुआ। यह योजना भारत में गरीबी की खात्मा करने की राह में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह रूरल लेडीज को फाइनेंशियल सपोर्ट देने का भी जरिया बना। 2009 में शुरू हुई आधार योजना ने भारत में डिजिटल पहचान की एक नई परिभाषा दी है। इसका मकसद लोगों को यूनिक आईडी देना था, जिससे सरकारी सहूलियतों का फायदा सीधे उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाया जा सके। 2013 में लागू किया गया फूड सिक्योरिटी एक्ट गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराने के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। इसके तहत गरीब परिवार को 1 से 3 रुपये प्रति किलो के दर से गेहूं, चावल और मोटा अनाज दिया जाता है। मनमोहन सरकार ने 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी की शुरुआत की थी। इसका मकसद सब्सिडी और फाइनेंशियल प्रॉफिट को सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर करना है। यह योजना भ्रष्टाचार को कम करने, लीकेज रोकने और लाभार्थियों का उनका हक सीधे उनके बैंक अकाउंट तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। आज एलपीजी सब्सिडी, पेंशन, मनरेगा के तहत मजदूरी, छात्रवृत्ति, फसल बीमा और कृषि सब्सिडी सभी तमाम फायदे जनता के सीधे उनके बैंक अकाउंट में मिलते हैं। परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता 2008 में भारत और अमेरिका के बीच हुए इस समझौते ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ग्लोबल मंच पर स्थापित किया। यह समझौता भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ है और भारत को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का रास्ता मुहैया कराया है। 2005 में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए NRHM मिशन शुरू किया गया। इस मिशन के तहत मेडिकल सेंटर का मॉडर्नाइजेशन किया गया और रूरल एरिया में वेल एजुकेटेड मेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई। यह मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने में मददगार साबित हुई है। मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान भारत ने आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को जारी रखा। 2004 से 2008 तक भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 8 से 9% की दर से बढ़ी है। इस दौरान एफडीआई पॉलिसी में सुधार किया गया और आईटी सेवाओं के क्षेत्र में भी सुधार किया गया था। यह था सिक्के का एक पहलू। मैं चाहता हूं सिक्के का दूसरे पहलू से भी आपको मैं रूबरू कराऊं। देश के ज्यादातर कारीगरी के काम में मुसलमानों का हमेशा से मजबूत पकड़ रहा है। बनारस की साड़ियां हो या अलीगढ़ के ताले, भागलपुर का सिल्क उद्योग, यह सभी पर मुसलमानों का पकड़ था और मुसलमानों के बदौलत ही कारीगरी काम जोरों शोर से चल रहा था। आजादी के बाद कांग्रेस ने हर उस शहर में मुस्लिम
मुखालिफ दंगा करवाया, जहां छोटे छोटे कारोबारों में मुसलमानों का पकड़ मजबूत था। मुस्लिम मुखालिफ दंगों से मुस्लिम के कारोबार को नुकसान पहुंचाया जाता था और धीरे धीरे मुसलमान अपने कारोबार में पिछड़ते चले गए। मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म शुरू किया गया, जिससे विदेशी सामानों का इंपोर्ट सस्ता हुआ। बड़े विदेशी कारपोरेट कारोबारियों के सामने देश के छोटे छोटे कारोबारी और कारीगर टिक नहीं पाए और ज्यादातर मुकामी कारोबारी और कारीगर बढ़ने के बजाय सिमट गए और बर्बाद हो गए। जो काम कांग्रेस किस्तों में कर रही थी, उसे मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म के नाम पर एक झटके में कर दिया। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने एलपीजी रिफॉर्म की वजह से मुसलमानों की एक जनरेशन बर्बाद हो गई। फिर मुसलमानों ने पढ़ना शुरू किया। मुस्लिम नौजवान प्रोफेशनल स्टडीज में अच्छा करने लगे तो उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और मुस्लिम नौजवानों की विच हंटिंग शुरू हो गई। 2004 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने वादा किया था, टाडा कानून को हम निरस्त कर देंगे। 2004 की हुकूमत मिलने के बाद देश के साथ फिर से एक बार छल किया गया और कांग्रेस सरकार ने टाडा कानून को तो निरस्त कर दिया, लेकिन उसकी जगह पर यूएपीए लेकर आ गए, जिसमें टाडा कानून के सभी आर्टिकल को कॉपी पेस्ट कर दिया गया और यह कहें कि और उससे भी स्ट्रॉन्ग आर्टिकल लगा दिए गए, जिसके तहत पढ़े लिखे हजारों नौजवानों को आतंकवाद के झूठे इल्जाम में जेलों में ठूस दिया गया। दशकों तक मुस्लिम नौजवानों को जेल में रखने के बाद बाइज्जत बरी किया जाता है, जिससे लाखों मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद हो गई है। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री कार्यकाल में मुसलमानों की दूसरी जनरेशन तबाह और बर्बाद हो गई। फिर उनकी नजर विदेशों में काम करने वाले नौजवानों पर पड़ी तो उन पर भी इनकम टैक्स लगाने की कोशिश की गई, लेकिन इसमें मनमोहन सरकार कामयाब नहीं हो पाई। कश्मीर में मुसलमानों पर जमकर जुल्म किया गया। मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए मुसलमानों की बर्बादी के बहुत अच्छे अच्छे उपाय किए हैं। ये सब इतिहास में दर्ज है। अगर भविष्य में कोई ईमानदार इतिहासकार आएगा तो इन सब बातों को सामने जरूर लाएगा। कांग्रेस हमेशा से ही मुसलमानों के खिलाफ रही है। ये बात अगर मुसलमानों को समझ में आ जाए तो इनको कभी भी वोट ना दे, लेकिन कुछ जुम्मन की वजह से इनको वोट मिल जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो आंख खुलेगी तब समझ में आएगा कि हम किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, जो हमें ही कमजोर कर रही थी। मुसलमानों को कांग्रेस को वोट करने से पहले ये हाशिमपुरा, भागलपुर, बनारस, अलीगढ़ दंगा और बाबरी मस्जिद डिमोलाइजेशन को जरूर याद करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो बराह रास्त आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने आसपास का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।